ओके, तो अभी हैं हमारे चाणक्य तिवारी जी, स्वागत है आपका। जी। तो आज हाँ का जी, जो आपका विषय है जी। ईश्वर को साबित करने का, हुँ। तो उस पे हम चर्चा करना चाहेंगे। जी, तो बिल्कुल ईश्वर करें। को मैं साबित करना चाहूँगा ईश्वर की जो रचना है, मतलब जो संसार है, इसके माध्यम से, हुँ। कि जिस प्रकार का जी। ये संसार है, इसकी जो रचना है, वो हुँ, रचना संभव नहीं है रैंडमली। मतलब उसके हुँ, लिए उस रचना को जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि इस रचना का कंपल्सरी है कि कोई क्रिएटर होना हुँ, ही पड़ेगा, तभी ऐसी रचना संभव है। बिना हुँ, क्रिएटर के ऐसी रचना संभव है ही नहीं। अब इस रचना के बारे में मतलब ऐसा क्या है कि बिना क्रिएटर के संभव हुँ, नहीं है? हुँ, स्पेसिफिकली हुँ, अगर बात करें तो मतलब कि अगर हम देखें जहाँ हम रहते हैं, ये जो पृथ्वी है, हुँ, तो इस पृथ्वी के हुँ, ऊपर मतलब कि जहाँ पर हम रहते हैं एक बेस हो गया, जहाँ पर मतलब जो ज़मीन बोलते हैं जिसे हम, उसके हुँ, अलावा एक ऊपर एक मतलब एक बाउंड्री है। मतलब एक तो नीचे हुँ, बाउंड्री हो गई, जिसे हम खोद के मतलब हुँ, जिससे नीचे नहीं जा सकते, इसे धरती बोलते हैं। इसी प्रकार से एक ऊपर ओके। बाउंड्री है ना? वो हम अभी हुँ, डिस्कस करेंगे हुँ, उसपे। तो नीचे भी बाउंड्री, ऊपर भी बाउंड्री है, यानी कि हमारे पूरा एनक्लोज़्ड सिस्टम है, जहाँ पर हम रहते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ऐसा एनक्लोज़्ड सिस्टम हुँ, जो है रैंडमली तो क्रिएट नहीं हो सकता। तो अगर ये रैंडमली क्रिएट नहीं हो हुँ, सकता है तो डेफ़िनिटली इसको किसी क्रिएटर ने क्रिएट किया है। तो इससे हम क्रिएटर के एक्जिस्टेंस हुँ, को ऑटोमैटिकली प्रूव हो जाता है। अच्छा, फिर वो सामने ओके। क्यों नहीं आता क्रिएटर है जो भी? यहाँ पे मुद्दा ये था कि क्रिएटर है कि नहीं है, उसके एक्जिस्टेंस को प्रूव करना था। तो उसका एक्जिस्टेंस ओके, प्रूव हो जाता है, ठीक है, मतलब ये काम हो जाता है। हुँ। ठीक है। देखिए, एक तो पहली गलती तो ये है कि ये कोई एनक्लोज़ सिस्टम नहीं है और देयर आर प्लेनिटी ऑफ एविडेंस कि हम एक प्लैनेट के ऊपर हैं, जिसको अर्थ कहते हैं और जो कि और भी बाकी प्लैनेट्स के साथ में सन के अराउंड में रिवॉल्व करता है और सन जो है वो एक स्टार है, एक मिल्की वे गैलेक्सी में एक मीडियम साइज़ का स्टार है और ऐसे बिलियंस ऑफ स्टार हैं इस गैलेक्सी में और ऐसी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ हैं। तो ये चीज़ अब साबित है साइंस की तरफ से और इसको अगर आप डिनाई करते हैं दैट मीन्स कि आप साइंस डिनायल में जा रहे हैं और साइंस डिनायल में अगर आप जा रहे हैं, तो फिर ये जो मंच है उस पर बात करने के लिए सही मंच नहीं है। सही मंच होगा कि फिर आप कोई ऐसा रिसर्च पेपर ऐसा पब्लिश करें जो कि जो साइंस के जो जितने भी क्लेम्स हैं उनको डिस्प्रूव करता हो। जितनी भी थ्योरीज़ हैं, चाहे वो बिग बैंग थ्योरी हो या जितनी भी ग्रेविटेशनल या जो भी ये चीज़ों के बारे में है हमारे आस-पास की चीज़ों के बारे में, उनको गलत साबित करती हो। तब तो फिर आप इस चीज़ को कह सकते हैं। और जहाँ तक अगर हम पूरे यूनिवर्स पे जब हम नज़र डालते हैं, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो लाइफ़ है, वो बहुत रेयर है। और यूनिवर्स में जो जहाँ तक हम भी हमारी नज़र रहती है, हमें ज़्यादातर यही लगता है कि जो बाकी जो चीज़ें हैं, वो मतलब ये यूनिवर्स अगर आप ये कहें कि ये किसी का बनाया हुआ है, किसी क्रिएटर ने बनाया है, अगर ये कहें तो हमें लगता है कि जो लाइफ़ है, वो इसका सेंट्रल आइडिया नहीं है। इसका सेंट्रल आइडिया कुछ और है। तो लाइफ़ को देखकर, खुद को देखकर और अपने आस-पास जो चीज़ें आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कहें कि अनुकूल हैं हमारे हिसाब से, उसको देखकर यदि आप कहते हैं तो फिर ये क्लेम गलत साबित हो जाएगा क्योंकि ये जो परिस्थिति है वो बहुत रेयर है। बहुत कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ पर ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है। हम अपने ही सोलर सिस्टम की अगर बात करें तो वहाँ पर केवल अर्थ ऐसी है जहाँ पर ये परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। बाकी इतने सारे जो प्लैनेट्स हैं और उनके भी इतने सारे सैटेलाइट्स हैं, वहाँ पर कहीं भी ऐसी अनुकूल परिस्थिति नहीं है। और इवन जब यूनिवर्स पर नज़र डालते हैं तो वहाँ भी हमें यही चीज़ दिखती है कि ये जो अनुकूल परिस्थितियाँ हैं वो बहुत रेयरली, तो फिर इसका मतलब है कि वो सेंट्रल आइडिया नहीं है। और अगर सेंट्रल आइडिया नहीं है दैट मीन्स कि फिर ये जो है एक कहें कि काइंड ऑफ कि मतलब एक कुछ हुआ और उसमें कहीं कुछ ऐसी चीज़ें अनुकूल थी बाय चांस और वहाँ पर ये सब चीज़ें जीवन जो है वहाँ पर उत्पन्न हो गया। तो इसमें फिर कोई करने वाले कोई क्रिएटर का कोई काम नहीं रह जाता। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि ये हमारा जो सिस्टम है वो एक एनक्लोज्ड सिस्टम है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये खाली हम लोग बोल रहे हैं या बिना आधार के बोल रहे हैं। ये आप ही की मतलब जैसे आप साइंस में मानते हैं, एक ऐसी किताब जिसको साइंस में मानने वाले लोग नकार नहीं सकते, और हुँ, एक ऐसी किताब है जिसे बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया, है ना?
तो उसके अंदर भी इस चीज़ का मेंशन किया गया है। तो जो पुस्तक नहीं, है उसका नाम है बताइए। इंसाइक्लोपीडिया का साइंस से क्या लेना देना है? इंसाइक्लोपीडिया तो जस्ट एक कहें कि एक वो है कि किसी ने मतलब जो दुनिया भर की जो जानकारी वो एक जगह कलेक्ट कर दी है, वो इंसाइक्लोपीडिया है। साइंस का जो लेना देना है वो है रिसर्च से। कोई ऐसा रिसर्च पेपर, पीर रिव्यूड रिसर्च पेपर हो जो इस बात को साबित करता हो कि अर्थ जो है वो एक एनक्लोज सिस्टम है, उस चीज को कंसीडर किया जा सकता है। तो मतलब आपके हिसाब से एनसाइक्लोपीडिया के अंदर जो भी जानकारी है वो सब वो मतलब हम कह नहीं सकते कि वो सही है गलत है, वो खाली एक ऐसी इंफॉर्मेशन है उसका, वो सही है मतलब गलत है गलत वो हो मतलब। भी सकती है, मतलब हो भी सकती है, मैं ये कह रहा हूँ। और बाकी तो आपने क्या पढ़ा वहां पर, क्या देखा, मे बी आप उसे किसी अदर तरह से इंटरप्रेट कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, मैं उसको उसी तरह से इंटरप्रेट कर रहा हूँ जैसा उसमें लिखा हुआ है, और वो मैं दिखा भी सकता हूँ और उससे मतलब समझ में भी आ जाएगा जब आप पढ़ेंगे उसे, और कि वो किस तरीके से उसमें क्या लिखा हुआ है। तो हम्म। अगर चलें उसको छोड़ भी दें, हालांकि उसको मैं दिखा सकता हूँ एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, हम्म। जिसका जो है 1958 का एडिशन जो था, उसके अंदर हम्म। क्लियरली मेंशन्ड है कि मतलब डोम का मेंशन है, फर्मामेंट जिसे बोलते हैं, बाउंड्री जो होती है स्काई की, हम्म। उसका मेंशन किया गया है एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना 1958 का एडिशन। Okay, people, my name is Dana. This is my very first YouTube video ever. I've got something here that I don't quite understand, and I'm hoping maybe someone out there can explain it to me. I've been doing a lot of research on the flat Earth and the firmament, things like that. This is a set of encyclopedias I have. They're Encyclopedia Americana. This is volume 2. It's the A's. What we're going to do is look at what it says about Antarctica. These, just remember, this is a 1958 edition. Okay, this was before the Antarctic Treaty was signed. This was before the supposed Apollo missions. I want to show you something that it says in here about Antarctica. It basically talks about all the exploration. It says here, Antarctic regions, all the exploration. It has a few photos, not too many. This is the map created back then. I've read all of this. This is the part here that I have the question about. I am trying my best to get some light on here really good. Like I said, this is my first video. Don't criticize me too much. I have no idea what I'm doing. Let's see. Okay, I hope you can see this. They did flights, and it says, these flights prove the inland areas to be featureless in character, with a dome 13,000 feet high at about latitude 80 degrees south, longitude 90 degrees east. Okay, I have no idea what that means. There seems to be only one definition for the word dome. Anyway, if anybody has any idea what this means, can explain this to me, I would appreciate it. Okay, thanks. एनसाइक्लोपीडिया अमेरिका के अंदर ये साफ साफ मेंशन था कि डोम एग्जिस्ट करता है। एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना के सन 1958 यानी कि 1958 एडिशन में लिखी हुई है साफ साफ। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एंटार्क्टिका ट्रीटी जो हुई थी वो 1959 में साइन करी गई थी, जिसके बाद से एंटार्क्टिका पे जाना जो है बंद कर दिया गया था। और 1958 ही वो सन है जिस सन में नासा की स्थापना हुई थी। तो ये जो एनसाइक्लोपीडिया का एडिशन है 1958 के बाद, यानी कि नासा की स्थापना होने के बाद और एंटार्क्टिका ट्रीटी साइन होने के बाद इस एडिशन को बैन कर दिया गया था। तो ये एडिशन अभी आपको उपलब्ध नहीं होगा। तो एक महिला को इसकी कॉपी मिली 1958 एडिशन की, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना की। तो देखिए, आइए देखते हैं इसमें डोम के संबंध में क्या जानकारी लिखी हुई है। ये देखिए, फोकस पे आने दीजिए, फिर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ वर्ड टू वर्ड। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है, दीज फ्लाइट्स प्रूव्ड द इनलैंड एरियाज टू बी फीचरलेस इन करेक्टर विद अ डोम
1000 फीट हाई एट अबाउट 80 डिग्री साउथ लॉन्गिट्यूड। इसका अर्थ ये होता है कि 80 डिग्री दक्षिण लैटिट्यूड में, मैं अभी आपको समझाऊंगा कि 80 डिग्री दक्षिण लैटिट्यूड का अर्थ क्या होता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि 80 डिग्री दक्षिण लैटिट्यूड साउथ में जो प्लेन्स उड़ाए गए थे एंटार्क्टिका के ऊपर, उनसे ही सिद्ध होता है कि उस जगह पर जो डोम की हाइट है वो लगभग 13,000 फीट है। 13,000 फीट उसकी डोम की हाइट है। ये बात सिद्ध होती है जब 80 डिग्री दक्षिण लैटिट्यूड पर अंटार्कटिका के ऊपर हवाई जहाज उड़ाए गए थे। तो साफ साफ इसमें ये बात लिखी हुई है। चलो उसको भी अगर हम साइड में रख देते हैं और उसके बाद भी बात करते हैं कि डोम के एग्जिस्टेंस की, तब भी मतलब साइंटिफिकली प्रूव किया जा सकता है कि डोम एग्जिस्ट करता है। और उसका कारण ये है कि बहुत ही बेसिक फिजिक्स की बात करूंगा मैं, मतलब बहुत बेसिक फिजिक्स जो कि आसानी से सबको समझ में आएगी। और वो ये है कि अगर हमें मतलब एयर प्रेशर चाहिए, यानी कि कहीं भी एयर प्रेशर अगर एग्जिस्ट करता है, तो एयर प्रेशर तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब कोई क्लोज्ड कंटेनर हो। चाहे तो हमें वैक्यूम बनाना है, चाहे हमें मतलब हाई प्रेशर क्रिएट करना है, चाहे हमें लो प्रेशर क्रिएट करना है। ये दोनों ही चीजें, या कैसा भी मतलब कितना भी प्रेशर क्रिएट करना है, वो तभी एग्जिस्ट कर सकता है एयर प्रेशर जब कोई क्लोज्ड कंटेनर हमारे पास मौजूद हो। जैसे अगर हम वैक्यूम भी क्रिएट करते हैं पृथ्वी के ऊपर, तो वैक्यूम चेम्बर बनाते हैं ना, या फिर हम अपने जो साइकिल कार इनके टायरों में हवा भरते हैं तो वो भी क्लोज्ड ही रहता है ना। तो मतलब उसमें हाई प्रेशर रहता है और वैक्यूम में हम लो प्रेशर क्रिएट करते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि जो अगर हमें एयर प्रेशर कैसा भी क्रिएट करना है तो उसके लिए कंपलसरी है कि एक एनक्लोज सिस्टम होना ही होना पड़ेगा, और कोई ऐसा नहीं कर सकता कि विदाउट अ फिजिकल कंटेनर कैसा भी एयर प्रेशर क्रिएट करके दिखा सके। इम्पॉसिबल है ना, कोई कर ही नहीं सकता। अगर कोई कर सकता है तो मुझे बताए कैसे करेगा। अब अर्थ ये पे जो है, फैक्ट है, हाँ अर्थ पे बताइए। है ना, ग्रेविटी की वजह से। अब ये जो सारी चीजें हैं, यानी कि जब हम पृथ्वी की बात करते हैं, अंतरिक्ष की बात करते हैं, तो सारे जो बेसिक फिजिक्स के जो रूल्स होते हैं वो साइडलाइन हो जाते हैं। कैसे? मतलब कि हाँ, मतलब ऐसे कि हमें अगर कहीं भी कुछ भी वैक्यूम बनाना है, एयर प्रेशर बनाना है, कुछ भी करना है तो फिजिकल कंटेनर चाहिए। लेकिन नहीं साहब, ये जो एयर प्रेशर है इसके लिए नहीं चाहिए। मतलब ये नहीं विदाउट अ नहीं, फिजिकल देखो, कंटेनर ही हो जाएगा। ये कहाँ ऐसा कोई कहता है कि मतलब एक मतलब जनरली हम जैसे यहाँ पर अगर हम धरती पर किसी चीज में कोई गैस किसी में भरना चाहते हैं कोई, तो हमें सिलेंडर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यदि हम ऐसे उसको खुला छोड़ेंगे वो इधर उधर चली जाएगी। बट अर्थ पर हम देखें तो अर्थ पर क्या है कि ग्रेविटी है, और वो एक अर्थ के सेंटर की तरफ हर चीज को, जिस भी चीज में मास है, जिसके अंदर भी थोड़ा भी मास है, वो अर्थ के सेंटर की तरफ उसको पुश कर रही है। और जैसे जैसे हम मतलब अर्थ के जो क्लोज है और उसके ऊपर की जो चीजें हैं वो उसके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट करती हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि हम यहाँ पर अर्थ पर होने पर महसूस करते हैं, तो वो है। फिर दूसरा हम देखते हैं कि केवल अर्थ की बात नहीं है, ये चीज सन के साथ भी है, ये चीज जुपिटर के साथ भी है, ये चीज हर उस प्लेनेट के साथ है जहां पर एटमॉस्फेयर है। वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही है। जो सन है, जो सन से हमारे जो इतनी एनर्जी निकल रही है, उसके पीछे रीजन भी तो यही है कि जो उसकी जो ग्रेविटी है, वो जो गैसेस हैं उनको सेंटर की तरफ क्रश कर रही है, और जिसकी वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है वहां पर। और ये सारी चीजें साइंस से साबित हैं। तो ऐसा क्यों कोई जरूरी नहीं है कि जो अगर इस हिसाब से तो फिर होगा कि फिर सन को भी किसी एक एक कहना चाहिए कि ग्लोब के अंदर उसे बंद करना पड़ेगा कांच के। ऐसा ऐसा नहीं है, जो क्योंकि ग्रेविटी है ना वो काम कर रही है ना, उसको जितने भी जो एटम्स हैं उनको सेंटर की तरफ पुश कर रही है। वैसे तो अगर हम इस पे डिस्कशन करना चाहेंगे तो उसमें मतलब ग्रेविटी पे फिर अलग से डिस्कशन होगा। फिर मतलब क्योंकि जो हम मतलब ले रहे हैं कि भाई ये तो ऐसा होता ही है, मतलब ग्रेविटी तो भैया होती है, उसके आगे फिर अब डिस्कशन करते हैं। तो नहीं नहीं फिर नहीं, तो ऐसा सबसे नहीं पहले होती है। होती है क्यों? इसको हम टेस्ट कर सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी कि ये कोई फेथ है कि ग्रेविटी होती ही है, ये फेथ थोड़ी है, इसको ये तो टेस्टेबल है। इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे? मतलब कि एक जो मास है वो दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, इसका क्या मतलब प्रूफ है इसका या कोई प्रूफ है ना, ऑब्जर्वेशन है? इसका तो कोई बिल्कुल ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन भी है नहीं है। इसकी। बिल्कुल है, बिल्कुल। साइंटिस्ट का नाम भूल रहा हूँ, जिसने जो दो लेड के बॉल लिए थे और उनको सस्पेंड किया था,
और उसके बाद में उनके पास में कुछ मास प्लेस किया था और वो धीरे-धीरे उस मास की तरफ अट्रैक्ट हुए थे। नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है उसका, साइंटिस्ट का नाम, उसके एक्सपेरिमेंट को करके अगर आप सर्च करेंगे तो वो एक्सपेरिमेंट मिल जाता है। मतलब कैवेंडिश हमारा जो कोई एक्सपेरिमेंट है, कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट है। मतलब कि विज्ञान ऐसा है कि भाई वहाँ जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं सो कॉल्ड, यही कुछ अगर हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे तभी हमें कुछ पता पड़ेगा। हम नहीं, नहीं, कुछ नहीं नहीं। ऑब्जर्व कर सकते, देखिए, तो हमें साइंस मानना का क्या है, पड़ेगा, ये बिलीफ है ना। ना बिलीफ नहीं है, साइंस ओपन है। साइंस क्या है, ओपन है। अगर आपने किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट करा, सोचो कोई दुनिया में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो वो एक्सपेरिमेंट को ऐसा थोड़ी है कि वो वही कर सकता है और कोई कर नहीं सकता। दुनिया में इतने अलग-अलग तरह के विचारधारा के लोग हैं। बहुत सारे लोग तो रिलीजियस ही हैं और बहुत सारी जो चीज़ें हैं रिलीजन की वो उनके साइंस की वो उनके रिलीजन के अगेंस्ट में जाती हैं। तो वो तो और वो ऐसे लोग साइंटिस्ट भी हैं। तो वो लोग क्यों नहीं जो है उस चीज़ को गलत साबित करेंगे? उनको क्या दिक्कत है? अलग-अलग इतनी दुनिया में अलग-अलग तरह के लोग हैं। तो अगर कोई किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट करा और उनको लगा कि यार ये तो गड़बड़-झाला कर रहा है, तो वो क्यों नहीं उसको एक्सपोज़ करेगा? एक्सपोज हम कर तो रहे हैं हम जैसे लोग, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अब जैसे जो भी नेचुरल ऑब्जर्वेशन है, जो कि हुँ, मतलब हर व्यक्ति को होनी चाहिए, है ना? मतलब हुँ, कोई व्यक्ति कर सकता है नेचर में जो ऑब्जर्वेशन है नेचुरल फिनोमेनॉस की। कैवेंडिश ने जैसे ये बोला या न्यूटन हुँ, ने ये दावा पेश करा कि भाई एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। जो हुँ, ऑब्जर्वेशन कोई भी आम आदमी मतलब ऑब्जर्व करता ही नहीं है, कहीं पे नेचर में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, मतलब कोई ऑब्जर्व करता ही नहीं है ऐसा कुछ, है ना? कि एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट कर रहा है, ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस मैंने बोला। लेकिन हुँ। अचानक से कैवेंडिश के दिमाग में आता है, नहीं साहब ये एक्सपेरिमेंट जब मैं एक लीड की बॉल को दूसरे के पास टांगूंगा इसी से सिद्ध होगा। तो मतलब और कोई इसे ऑब्जर्व नहीं कर सकता इस फिनोमेना को। मैं नहीं, जब लीड की बॉल टांगूंगा तभी ऑब्जर्व होगा। नेचर में कहीं ये मतलब किसी ने आज तक ऑब्जर्व नहीं करा एक मास भाई को दूसरे के मास से अट्रैक्ट होता हुआ। नेचर में हर जगह ये आपको ये जो फिनोमिना है वो ऑब्जर्व हो रहा है, क्योंकि हम अर्थ पे देखते हैं चीज़ें जो है अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। हम कोई बॉल कहीं किसी बिल्डिंग से छोड़ते हैं, वो नीचे ही जाती है, वो ऊपर नहीं जाती। फिर ये तो अर्थ की ऑब्जर्वेशन हो गई। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो हमारा वो यूनिवर्स है तो और हाँ, जो हमारे जो प्लैनेट्स हैं, हमारे सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं, वो रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड में। और जो फिर जो इवन जो सन है, सन के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मतलब आप जहाँ तक भी चले जाओ, सारी चीज़ें आकर ग्रेविटी की थ्योरी में फिट होती हैं। तो फिर उसको मानना पड़ता है, क्योंकि हर जगह से वो चीज़ फिट हो रही है उसमें आके। हाँ, तो जैसे आपने जो पहली चीज बोली कि हुँ, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो हुँ, ये अपने आप में उस एजम्पशन पे बेस्ड है कि भैया हमारी पृथ्वी गेंद है तो कुछ भी गिर रहा है तो हमारे माइंड हुँ, में आ रहा है अच्छा ये पृथ्वी के सेंटर की तरफ ही गिर रहा है। जबकि हुँ, हम अगर बोल रहे हैं कि भैया पृथ्वी अगर फ्लैट है फिर तो वो खाली हुँ। नीचे गिर रहा है, वो तो सेंटर अर्थ का कोई सेंटर है ही नहीं, वो तो खाली भई डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में अगर गिर रहा है। अगर आप कह रहे हो कि नीचे गिर रहा है, तो वो नीचे क्यों गिर रहा है? हाँ, तो हाँ, उस पे हम डिस्कस कर लेंगे कि वो क्यों गिर रहा है नीचे। हुँ, लेकिन जैसे बताइए। आपने जो बोला था कि भई वो पृथ्वी के सेंटर की तरफ गिर रहा है, जबकि मैं बोल रहा हूँ कि वो सिर्फ डाउनवर्ड्स गिर रहा है, डाउनवर्ड्स। और इस बात से क्यों कोई गिर रहा है मतलब डाउनवर्ड? हाँ, चलो इस पे हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन पहले इसे तो एक्सेप्ट करें कि वो मतलब सेंटर पे नहीं जा रहा, वो सिर्फ डाउनवर्ड्स जा रहा है। और वो अगर अर्थ अगर मतलब प्लेन है, फ्लैट है, कोई उसमें कर्वेचर नहीं है, तो ऐसा कोई हुँ, सेंटर है नहीं, तो मतलब कहीं पर भी होंगे। अगर हम जैसे इमेजिन करें थाली है, तो उसपे कोई भी हुँ। ऑब्जेक्ट है वो गिरता है तो डाउनवर्ड्स गिर रहा है, वो किसी के नहीं, सेंटर की क्यों गिर तरफ रहा नहीं है जा रहा। डाउनवर्ड? क्यों गिर रहा है डाउनवर्ड? हाँ, हाँ, अब वो क्यों गिर रहा है डाउनवर्ड्स, ठीक है? जो अभी तक एक बेस्ट आर्गुमेंट निकल के आता है, इससे इसका कोई एक्सप्लेनेशन निकल के आता है, वो ये बोला जाता है कि भई इसलिए गिर हुँ, रहा है, सीधा-सा एक नियम है, ग्रेविटी से इसका कोई लेना-देना नहीं है। रूल हुँ। सिर्फ इतना सा है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी अगर सराउंडिंग मीडियम से कम है, तो राइज़ हुँ। कर जाएगा, और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सराउंडिंग मीडियम से ज़्यादा है तो सिंक कर जाएगा। सिंपल सा ये रूल है। भई सवाल उसमें फिर भी मतलब तो वहीं रहेगा कि वो नीचे क्यों जा रहा है वो? हाँ, मतलब नीचे भी अगर जाता है, वो वो चीज़ें ऊपर भी जाती हैं। नहीं, भई ऊपर भी जाता है तो हम देखेंगे कि उसका जो वेट का डिफरेंस है, यदि उसके वेट के डिफरेंस से ज़्यादा उस पर फ़ोर्स लगेगी तभी वो ऊपर जाएगा। तो दैट मीन्स कि जो उसका सम जो वेट है वो तो मैटर कर ही रहा है ना, तो वो क्यों है वेट? हाँ, मतलब अब जैसे ये जो मतलब स्टेटमेंट था कि कोई हुँ, और एक मास जो है सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, मतलब बेसिक ये हुँ, स्टेटमेंट था हमारा। अब इससे हुँ, हम मतलब चेंज होके यहाँ पर अब पहुँच चुके हैं
कि नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है, पहली बात तो सेंटर वगैरह का कुछ पता नहीं है, हम डाउनवर्ड्स को कह सकते हैं कि डाउनवर्ड्स जा रहा है। उसके बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ऐसा भी नहीं बोल सकते कि भैया सब चीज नीचे ही जा रही है, अट्रैक्टिव हो रही हैं, कुछ चीजें ऊपर भी जाती हैं, जैसे हीलियम का बैलून है वो तो ऊपर भी जाता है, तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि सब चीजें नीचे ही जाएंगी। अब इस वो तरह से हमारे अगर मतलब ऑब्जर्वेशन देखो, साइंस में और इस तरह की जो आप बातें कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा फर्क है। साइंस कहता है कि अगर आप कोई आइडिया आपके दिमाग में है तो उसको इंटेंसिवली चेक करो, उसकी एक एक चीज को जांचो। ये सिर्फ कह देने से बात नहीं बनेगी कि हाँ हमने देखा कि जो बोयंसी है उसकी वजह से कुछ चीजें नीचे जाती हैं, कुछ चीजें ऊपर जाती हैं। जो नीचे जा रही है उसके लिए भी आपको रीजन बताना पड़ेगा कि भाई नीचे क्यों जा रही है, वो ऐसा क्या रखा है उसका नीचे कि वो नीचे लेने जा रही है उसको। और अगर ऊपर जा रही है तो उसमें जो वेट डिफरेंस है, वो वेट डिफरेंस भी मैटर कर रहा है। तो फिर जो वो वेट है वो क्यों आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है वो उसके पास। क्या ज्यादा बेहतर है कि हम्म, हम कोई झूठा रीजन दे दें या हम उस पर जानने का प्रयास करें? मतलब अच्छी बात है कि हमें रीजन पता होना चाहिए, लेकिन कोई भी जो अगर आप हमें रीजन दे रहे असली हो, रीजन पता होना चाहिए। पहली बात तो ये कि वो एक वेल जो भी आपकी थ्योरी है वो एकदम वेल प्रूव्ड होनी चाहिए। मतलब एक अच्छी आप थ्योरी बनाएं, उसके बाद वो टेस्टेबल होनी चाहिए। आप उसको टेस्ट से ये साबित करें कि भाई जो ग्रेविटी है वो रीजन नहीं है, उसका रीजन जो है बोएंसी है। और बोएंसी यदि आप रीजन लेके आते हैं तो फिर जो वेट डिफरेंस है वो क्यों मैटर कर रहा है। फिर भी तो वेट का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि वेट तो ग्रेविटी की वजह से ही आ रहा है ना। अगर ग्रेविटी को आप हटा दोगे तो फिर क्या काय का वेट डिफरेंस, और वो फिर नीचे ही क्यों जा रही है वो भी तो रीजन फिर आपको बताना पड़ेगा ना। हाँ, तो जैसे मतलब ना तो मैंने अभी बायोन्सी का नाम लिया, ना ही मैंने वेट डिफरेंस का नाम लिया। मैंने तो खाली एक हम्म, फैक्ट बताया कि भाई जो हम्म, फैक्ट मतलब जो चीजें हमें एज अ फैक्ट प्रेजेंट की जाती हैं स्कूल और कॉलेजेस में कि भैया कोई हम्म, भी मास है वो पृथ्वी के सेंटर की तरफ गिरता है। तो हम्म, ये जो एज अ हम्म, फैक्ट जो स्टेटमेंट दिया जाता है, उसको हम्म, अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें, मतलब एक्चुअल मतलब आंखें जो ऑब्जर्व करती हैं उस दृष्टि से अगर हम देखें, जो हम हम्म, वास्तविक ऑब्जर्वेशन करते हैं नेचर के अंदर, तो हम्म, स्टेटमेंट बदल जाता है। और वो स्टेटमेंट ये बन जाता है कि भाई चीजें सेंटर की तरफ नहीं जा रही, चीजें डाउनवर्ड्स जा रही हैं। उसके बाद हमने हम्म, बताया कि जरूरी नहीं है सब डाउनवर्ड्स ही जाए, अपवर्ड्स भी जा हम्म, सकता है। तो मतलब स्टेटमेंट चेंज हो गया ना, जो एज अ फैक्ट बताया गया था हमें कि जो कि ऐसे मतलब एज हम मान के चल लेते कि भैया कर्वेचर है, तो ऐसा जो मान के चल रहे थे, जो एज्यूम करके चल रहे थे, वैसा कुछ है नहीं। नहीं नहीं, ऐसे स्टेटमेंट चेंज नहीं हुआ है। क्योंकि आपकी जो थ्योरी है उसमें फ्लॉ है। आपकी थ्योरी सभी सवालों का जवाब नहीं दे रही, जबकि थ्योरी ऑफ ग्रेविटी जो है तमाम सवालों को, आसपास हम जहां जहां नजर डाल रहे हैं वहां वहां हर जितने भी सवाल हैं उनका जवाब दे रही है। आपकी जो थ्योरी है वो सिर्फ जो है फॉर अ टाइम, इसको बोलते हैं एड हॉक रीजनिंग। ये एड हॉक रीजनिंग क्रिएट कर रही है कि आपने एक पर्टिकुलर चीज को लेकर एक रीजन दे दिया, लेकिन बहुत सारी जो चीजें आपके आसपास हैं वो आपकी थ्योरी से एक्सप्लेन ही नहीं हो रही। तो जैसा और आपने इवन जो बोला कि और इवन हाँ, इवन जिस चीज के बारे में आपने वो जो रीजन दिया, वो रीजन भी उसको फुल्ली जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। क्योंकि फिर जो बॉयंसी का जो प्रिंसिपल है, बॉयंसी में क्या भाई क्या कहा जाता है, बॉयंसी ये कहती है कि अगर आपकी जो कोई चीज है जो कि किसी मीडियम के अंदर है, यदि वो जितने अपने आसपास के जितना भी जो लिक्विड है या जो मैटर है उसको जितना डिस्प्लेस करती, जितना उस डिस्प्लेस किए हुए मैटर का वजन यदि उस मैटर के वजन से ज्यादा है, तब तो वो जो चीज है वो अ, वो करेगी, सॉरी फ्लोट करेगी। और अगर कम है तो वो सिंक कर जाएगी। तो ये इसमें वेट आ रहा है ना। बोइंसी अगर आप पढ़ रहे हो, बोइंसी की अगर आप बात कर रहे हो, तो उस बोइंसी का जो फॉर्मूला है, जो पूरा जो साइंस में जो बताया जाता है, ये मेरे ख्याल से आई थिंक बोइंसी तो 10th स्टैंडर्ड में आ जाती है, 10th में या 11th में आ जाती है। तो उसको पूरा पढ़ लो ना एक बार। और अगर उसमें वेट आ रहा है, उसमें ग्रेविटी आ रही है, तो फिर दैट मीन्स कि कहीं गड़बड़ कर रहे हो। फिर दोबारा से कोई अपनी नई थ्योरी बनानी पड़ेगी। तो आपने जो शुरुआत में स्टेटमेंट बोला कि जो थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन है वो सारी चीजों के जवाब देती है, तो कौन सी हम्म, वाली थ्योरी, न्यूटन वाली या आइंस्टाइन वाली जवाब देती है सबके? दोनों जवाब देती हैं। दोनों जवाब देती हैं, तो अगर न्यूटन वाली सब सवालों के जवाब दे रही होती तो आइंस्टाइन को मतलब अपनी थ्योरी क्यों लानी पड़ती फिर ग्रेविटेशन की? देखिए, ऐसा होता है कि साइंस में क्या होता है कि हम एक आसपास कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। उस ऑब्जर्वेशन के बाद हम एक थ्योरी बनाते हैं, जो कि उस थ्योरी में जितनी भी जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, जो भी मान लो हमने 10 ऑब्जर्वेशन की,
और जो 10 की 10 ऑब्जर्वेशन का जवाब वो थ्योरी दे रही है, तो हमने कहा कि हाँ, ये, और उसके बाद उसको हमने रिपीटेडली चेक करा, वो हमारी थ्योरी वैलिड हुई। उसके बाद हमने एक लंबे समय के बाद हमने एक और ऑब्जर्वेशन करी, 11वीं ऑब्जर्वेशन की, और 11वीं ऑब्जर्वेशन उस थ्योरी में फिट नहीं हुई। अब क्या करना पड़ेगा, हमें उस थ्योरी को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो यही काम हुआ, जो न्यूटन की जो थ्योरी थी उसने 10 ऑब्जर्वेशन का जवाब दिया, मतलब 10 एक नंबर पकड़ के मत बैठ जाना, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। एक ने एक जो ऑब्जर्वेशन थी जो कि मरकरी को लेकर थी, वो जब की गई तो मरकरी की जो ऑर्बिट थी, मरकरी का जो पाथ था, वो उस तरह से न्यूटन की थ्योरी से ठीक से डिफाइन नहीं हो पा रहा था। तो फिर आइंस्टीन को उसमें बीच में लाना पड़ा। आइंस्टीन ने बताया कि भाई ये, इसको अगर हम इस तरह से इस एलिमेंट को इस तरह से यदि हम सोचें तो ये परफेक्टली काम करता है। तो साइंस इस तरह से काम करता है। तो इसमें अभी इसमें क्या हुआ इसमें है? हुआ इसमें ऐसा नहीं हुआ कि जो आइंस्टाइन ने जो बोला उसकी वजह से जो न्यूटन ने जो काम किया था वो काम खारिज हो गया। भाई न्यूटन का भी जो वर्क है वो भी तो ऑब्जर्वेशन पे ही बेस्ड है ना। वो 10 की 10 ऑब्जर्वेशन है, वो न्यूटन की थ्योरी उनको उनका जवाब दे रही है ना। तो न्यूटन यहाँ पे गलत साबित नहीं हुआ। आज भी जो है जो जनरल जो हम डेली लाइफ में जो हम साइंस यूज करते हैं उसमें न्यूटन का ही यूज होता है। आइंस्टाइन का तो काम तब आता है जब हम कहीं अपनी धरती से बाहर निकलें, कहीं स्पेस की बात करें, तब आइंस्टाइन का काम शुरू होता है। जनरली तो हमारा जो न्यूटन की थ्योरी से बढ़िया काम चलता है, और कोई भी नहीं कहता कि जो न्यूटन की थ्योरी है वो गलत है, क्योंकि वो परफेक्टली जो है आसपास की चीजों को एक्सप्लेन करती है। तो अभी हुआ क्या है कि आपने अपनी बात काट दी है, क्योंकि सबसे पहले आपने यह बोला था कि जो थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन है वो सारे सारे ऑब्जर्वेशन को सटीक जवाब देती है, सब कुछ मतलब सारी जवाब देती है। उसके बाद जब मैंने आपसे पूछा कि कौन सी वाली थ्योरी, मतलब न्यूटन वाली या आइंस्टाइन वाली, तो आपने बोला दोनों ही सारे ऑब्जर्वेशन का जवाब देती है। उसके बाद आपने स्टेटमेंट दिया कि भाई अ, जो मतलब जो न्यूटन वाली है वो कुछ ऑब्जर्वेशन का नहीं दे पा रही थी, तो वो 11वें ऑब्जर्वेशन का नहीं दे पा रही थी, तो आइंस्टाइन ने उस 11वें ऑब्जर्वेशन का भी जवाब दे दिया। तो आपने अपनी बात ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दी, क्योंकि पहले आप बोल रहे थे कि सारे ऑब्जर्वेशन का जवाब देती है, उसके बाद बोल रहे थे कि नहीं साहब 10 का ही दे पाती है, 11वें का नहीं दे पाती, जो न्यूटन वाली थ्योरी, मैं थ्योरी है। थ्योरी ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहा था। थ्योरी ऑफ ग्रेविटी का एक हाँ। मतलब जो कि आज हम जिसे थ्योरी ऑफ ग्रेविटी कहते हैं वो उससे आती है, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आती है। तो वो अभी तक की जितनी ऑब्जर्वेशन है उन सब का जवाब देती है। तो आपने मतलब आपने बोला था ना कि 11वें ऑब्जर्वेशन का जवाब नहीं देती है, जो कि इसीलिए आइंस्टाइन की जो देती है। हाँ, न्यूटन की थ्योरी जो है एक जो कुछ ऑब्जर्वेशन जो हुई थी बाद में उसका जवाब नहीं देती, तो फिर आइंस्टाइन को जो है उसको हाँ, तो आपने पहले बोला था रेक्टिफाई कि कर, सारे ऑब्जर्वेशन का जवाब देती है, तो हो बात काट सकता है ली मैं ना। जो है, हो सकता है मैं गलती कर गया हूँ। अब करेक्ट कर लेते हैं उसको, आगे बात करें। हुँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो थ्योरी है वो सारे ऑब्जर्वेशन का जवाब नहीं दे रही। पहली बात तो वो थ्योरी है ही नहीं, साइंटिफिक थ्योरी। चलो अगर मान भी लें कि वो थ्योरी है, तो वो अगर सही होती तो दूसरे आदमी को अपनी नई थ्योरी लाने की क्या ज़रूरत पड़ती? और दूसरी बात है कि भैया वो थ्योरी है ही, इसीलिए उसके आगे थ्योरी इसीलिए लिख रहा है क्योंकि वो कोई थ्योरी है। थ्योरी का मतलब किसी ने अपने मन से कुछ भी बना दिया। वो लॉ नहीं है, देखिए, मैं आपको ना क्योंकि एक अगर वो बहुत बहुत मतलब नियम होता तो उसे लॉ बोला जाता। बहुत मोटे एग्जांपल से बताता हूँ। एक आदमी है, उसने खोज करी कि एक जो रोड है वो यहाँ दिल्ली से लेकर मथुरा तक जाती है। उसने डिस्कवर करा, उसने आके बताया कि भाई मैंने एक रोड खोजी है जो कि यहाँ से दिल्ली से लेकर मथुरा तक जाती है। कई लोग गए, घूम के आए, बोले हाँ यार वाकई में ये बात सच है, ये रोड जो है यहाँ से जाओ तो सीधे मथुरा तक पहुँचती है। फिर एक और आदमी गया, वो थोड़ा और आगे तक गया, उसने कहा नहीं नहीं भाई, ये रोड जो है मथुरा तक नहीं, ये आगरा तक भी जाती है। तो अब जो पहले वाली जो बात था जिसने खोजी थी कि ये दिल्ली से मथुरा तक जाती है, क्या उसकी बात गलत साबित हो गई? भाई जा रही है ना, दिल्ली से मथुरा तक तो जा ही रही है वो। एक आदमी था, उसने उसकी आगे की खोज करी, उसने कहा नहीं ये मथुरा से नहीं, ये और आगरा तक भी और जाती है। तो दोनों की बात सही है, पहले वाले की बात गलत नहीं होगी। जैसे जैसे हम इम्प्रूव करते हैं अपने आप को, हमारा जो स्केल है वो और छोटा होता चला जाता है, हम और बारीक चीजों को पकड़ पाते हैं। साइंस ऐसे ही काम करता है। नहीं, इसमें ये जो आपने एनालॉजी दी ये गलत इसलिए है क्योंकि अगर पहला वाला आदमी जैसे बोल रहा है कि भई ये रोड मथुरा तक जाती है, तो अभी तक हम्म, वो गलत सिद्ध हुई नहीं है, तो अभी तक उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर उसका मतलब जो भी उसका लॉ है, जो रोड है, रोड के बारे में सही जानकारी है, तो कोई आदमी हम्म, आगरा तक जाएगा तो वो भी उसी रोड मैप का इस्तेमाल करके आगरा तक पहुँच सकता है।
तो उसका भी गलत उस रोड मैप को बदलने की आवश्यकता नहीं हाँ, है। तो यही हुआ है उसको कि भाई बदलने की न्यूटन की आवश्यकता भी जो तभी पड़ेगी जब आदमी जो है आगरा तक नहीं पहुंच पाया। न्यूटन की तो थ्योरी भी इसीलिए गलत साबित नहीं हुई है, इसीलिए तो हम आज उसे यूज करते हैं। अगर वो गलत साबित हो गई होती तो फिर वो करिकुलम से बाहर हो जानी थी। वो करिकुलम से तो मतलब कुछ बाहर नहीं होता, उसमें तो सारी मतलब वो तो इसलिए पढ़ाया जाता है कि चलो वो छोड़ देते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो उसको फिर जो आइंस्टाइन है उसको अपनी नई थ्योरी क्यों देनी पड़ी? अभी आपको बताया ना अगर रीजन, सारे क्योंकि पहले ही ऑटोमेटिकली वो सबका समाधान दे रही थी तो भैया जरूरत ही नहीं है ना। मैंने आपको क्या बताया, उसने 10 ऑब्जर्वेशन की, 10 ऑब्जर्वेशन में परफेक्टली फिट हुई। लेकिन कभी वो ये ना कि जब हम आगे जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारे पास नए सवाल आते हैं और नए सवालों के हम जवाब ढूंढते हैं, तब हमें पता चलता है कि भाई इस जैसे वही जो मैंने एग्जांपल दिया कि जैसे हम एक आदमी ने रोड खोजी और वो मथुरा तक जाता रहा और बहुत सारे लोग गए, उन्होंने कहा कि हाँ परफेक्ट है एकदम। कुछ आदमी कुछ का दिमाग और चला कि चलो और आगे तक जाके देखते हैं, उसने और आगे तक जाके उसने बताया कि हाँ यार ये यहाँ से थोड़ा सा आगे जाओ तो ये यहाँ तक भी पहुंचती है। तो जो पुराना वाला जो आदमी है उसकी बात गलत नहीं साबित हुई। उसकी बात गलत इसलिए साबित हो गई क्योंकि जब वो उस रोड मैप से आगरा जाने का प्रयास करता है तो नहीं पहुंच पाता। कहने का मतलब है 10 ऑब्जर्वेशन अगर उसने ठीक करे तो 11वां ऑब्जर्वेशन अगर सटीक नहीं बैठता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो रोड मैप गलत था। क्योंकि अगर वो रोड मैप सही होता, वो थ्योरी अगर सटीक होती तो सारे के सारे ऑब्जर्वेशन सटीक बैठने चाहिए थे। अगर 11वां ऑब्जर्वेशन सटीक नहीं बैठा है, उसके अनुकूल नहीं बैठा है, इसका मतलब वो थ्योरी गलत थी, तभी तो वो उसके अनुकूल नहीं बैठा है। तो इसीलिए वो थ्योरी गलत थी, तो भैया कुछ नया कहानी सोचनी पड़ेगी, तो नया मतलब कि ये थ्योरी लाए। तो मेरा जो पॉइंट था, आज का जो मुद्दा था कि भाई ईश्वर को एक्सप्लेन करना है, गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करना है, तो उसका मैंने दलील ये दी थी कि भाई कि जो जिस प्रकार का जहाँ हम रहते हैं, वो एक इंटेलिजेंट डिज़ाइन है, वो मतलब रैंडमली क्रिएट नहीं हो सकती। और इसका प्रमाण मैंने ये दिया था कि भाई एनसाइक्लोपीडिया में भी डोम का मेंशन है, एक फर्मामेंट का मेंशन है, एक बाउंड्री का मेंशन है, जिसके आगे कोई भी क्रॉस करके नहीं जा सकता है। और उसका दूसरा प्रमाण मैंने दिया था कि एयर प्रेशर जो है, मतलब ये तो जनरल बेसिक फिजिक्स है कि एयर प्रेशर कैन ओनली एग्जिस्ट इन अ फिजिकल कंटेनर, मतलब फिजिकल कंटेनर के बिना एयर प्रेशर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। तो जो फैक्ट है कि एयर प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट करता है, ये फैक्ट अपने आप में प्रूव करता है कि देयर मस्ट बी एन क्लोज्ड कंटेनर, तभी एयर प्रेशर ग्रेविटी भी एग्जिस्ट कर सकता है। क्योंकि ग्रेविटी हमारे जितने ग्रेविटी भी भी है ना। ऑब्जर्वेशन, ग्रेविटी कहाँ है, मतलब कौन सी ग्रेविटी, इसका मतलब अब अगर ऐसे कौन सी करेंगे कौन ग्रेविटी, सी ग्रेविटी तो कौन सी मतलब ग्रेविटी जैसे करेंगे तो फिर तो सर कौन सी आपने ग्रेविटी का 10वीं कहने भी का पढ़ी मतलब है ये क्या है, ठीक से? सर आपने 10वीं मतलब क्लास भी पास करी है क्या? हाँ 10वीं क्लास मैंने पास करी है और आपसे ज्यादा नंबर आए थे, वो आप तो छोड़ ये दीजिए। सारी चीजें तो उसमें आ जाती है, नहीं ज्यादा नंबर तो आए होंगे, फिर आप बातें हम्म ऐसी कर रहे हो जैसे कोई दूसरी क्लास का बच्चा कर रहा है। तो मतलब वो जो किताबों में लिखा है वो बिल्कुल सच हो गया, वो मतलब पत्थर की लकीर हो गई, उस पर सवाल ना खड़े करें, साइंस फिर मतलब भूल भूल जाएं। बिल्कुल सवाल मतलब खड़े हैं, साइंस, सवाल खड़े करने का कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन एक प्रॉपर तरीका होता है सवाल खड़े करने का। ऐसे कोई भी कुछ भी सवाल खड़े करने लगेगा तो उससे बात नहीं बनने वाली है। एक तरीका है साइंस को करने का, उस तरीके को आप फॉलो करें। सिर्फ सवाल खड़े करने से बात नहीं बनेगी। अगर आपको लगता है कि आप सीरियसली कुछ करना चाहते हैं, आपको आपको मन में लगता है कि हाँ कुछ मेरे अंदर कुछ सीरियस आइडिया है जो कि मुझे लगता है कि दुनिया को जानना चाहिए, तो उसके लिए फिर सीरियसली काम करना पड़ेगा आपको। वो इस तरह से काम नहीं बनने वाला है। आपको प्रॉपरली उन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा सबसे पहली बात तो, कि वो एक्चुअल में कह क्या रहा है। उसको पढ़ें और उसके बाद जो अपनी थ्योरी है, उसके कुछ ऐसे प्रैक्टिकल कुछ एविडेंस ऐसे कुछ पेश करें दुनिया के सामने, ताकि दुनिया आपको सीरियसली ले। मतलब एविडेंस तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं, अब वो मतलब लोगों तक नहीं पहुंचे वो अलग बात है, हालांकि हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी प्रकार के एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हो या किसी प्रकार के एविडेंस हो, वो तो मौजूद हैं ऑलरेडी, मतलब वो बिल्कुल, एग्जिस्ट अगर करते मौजूद हैं। हैं तो आप एक रिसर्च पेपर लिखें बढ़िया सा और किसी अच्छे जर्नल में उसको पब्लिश करें। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हम एक रिसर्च पेपर लिखें और उसे वो लोग अप्रूव करेंगे जो लोग ये प्रचार कर रहे हैं, जिसको हम गलत साबित करने का कर रहे भाई हैं उस वो रिसर्च लोग कौन पेपर होता में। है? वो लोग आप तो ऐसा सोच के बैठे हैं कि जो जितनी भी दुनिया की जो साइंटिस्ट हैं, वो कोई ऐसा ग्रुप बनाकर बैठे हैं जो उन्होंने जैसे कि कोई रिलीजन होता है उस तरह का उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है और वो कह रहे हैं कि भाई हम हमारे आइडिया से अलग कोई आइडिया लेके आएगा तो हम उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे।
अगर ऐसा हो रहा होता तो साइंस अभी तक प्रोग्रेस नहीं करती, क्योंकि साइंस में लगातार आइडियाज़ को चैलेंज किया जाता रहा है। इतिहास आप उठाकर देखें, लगातार आइडिया चैलेंज होते रहे हैं। पुराने कई आइडियाज़ हैं जिनको डिस्कार्ड किया गया है, और ये चलता ही रहता है। कोई भी नया आइडिया आता है, दुनिया भर के जो साइंटिस्ट हैं, कोई रिसर्च पेपर पब्लिश होता है तो उस पर सब अपनी टिप्पणी देते हैं, उसका क्रिटिसिज्म भी होता है। तो ये सब एक ये मतलब साइंस की दुनिया का एक सच है ये। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पर, क्योंकि ये जो रीज़न देते हैं वो लोग देते हैं जो कि मतलब एक कहने की उसमें जाना चाहते हैं कि विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं कि भाई हमारी तो बात कौन सुनेगा, वो तो लोग गुट बनाकर बैठे हुए हैं और हमें हमें तो बात कहने का मौका नहीं देंगे। ऐसा नहीं होता है। आपकी बात में दम है तो दुनिया सुनती है आपकी बात। तो मतलब मैं तो यही बताना चाहूँगा कि जो साइंस है, जैसे आप लोग मानते हैं, वो भी बस एक अनदर रिलीजन है। जैसे एक हिंदू रिलीजन होता है, एक मुस्लिम रिलीजन होता है, क्रिश्चियन होता है, एक ईसाई होता है, मतलब तो ऐसे ही साइंस भी एक अनदर रिलीजन है। जैसे हिंदू में पुजारी होते हैं, उसमें चर्च में पादरी होता है, ऐसे ही आपके जो धर्म है आपका जो धर्म है साइंस, उसमें साइंटिस्ट होते हैं, उसी पुजारी का नाम। वो जो पुजारी कुछ बोल देता है, 4-6 मतलब 10 पुजारी हैं, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट वो किताब में छपवा दिए, आज तक वही बच्चों को रटवा रहे हैं। तो वो जो बोल दिया वही मतलब सत्य हो गया, अटल सत्य जो किताब में लिख दिया। जैसे कि रिलीजन में होता है, उन्होंने बोल दिया सन में न्यूक्लियर फिजन, तो वो अटल सत्य हो गया। मतलब रीजन कुछ भी दे दिया लॉजिकल, जिसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ भी रीजन दे दिया, लेकिन वो लिख दिया साहब, तो अब हम उसे डिफेंड करेंगे। तो साइंस भी तो एक रिलीजन है। देखिए, साइंस में जो भी आइडियाज़ हैं उनको आप चैलेंज कर सकते हो, रिलीजन के आइडियाज़ को चैलेंज नहीं कर सकते। और साइंस में जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप टेस्ट कर सकते हो, वो टेस्टेबल हैं सारी। वो उन पर आपको फेथ रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर लगता है, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, अगर आपको लगता है कि जो आपको किताबों में पढ़ाया गया है वो गलत है, तो आप उसमें गलत साबित कर सकते हैं। वो साइंस खुद आपको तरीके बताता है कि किस तरह से उनको गलत साबित करना है। साइंस खुद आपको वो तरीके देता है कि जिससे आप उन चीज़ों को गलत साबित कर सकते हैं। जो आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन ने खुद बताया था कि अगर आप ये चीज़ें कर देंगे तो मेरी थ्योरी गलत प्रूफ हो जाएगी। अगर और सर आइंस्टाइन ने जिस पहले ही बता मोबाइल दिया से था आप इस थ्योरी सुनिए, को। एक मिनट, जिस मोबाइल से आप बात कर रहे हो ना हमारे पास, वो भी एक साइंस की देन है। वो कोई वो धर्म साइंस रिलीजन नहीं की है, देन नहीं है। वो साइंस नहीं साइंस है। की देन है तो वो। आप हाँ, मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। वो अगर आप पीएचडी भी कर लो ना, आईआईटी से, आप आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी कर लो, उसके बाद भी किसी से बोल दिया जाए पीएचडी वाले से कि मोबाइल बना के दिखा दे, तो वो मतलब बिना असेंबल करे, मतलब सब कुछ अपने आप से क्रिएट करके, जो सारे पार्ट्स हैं वो खुद से बना के, मतलब सारे सब कुछ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लेकिन बनाना खुद है। तो बना नहीं सकता, वो खाली असेंबल करके बना सकता है, क्योंकि वो साइंस नहीं है, वो टेक्नोलॉजी है। मोबाइल एक टेक्नोलॉजी है, और ये लैपटॉप एक टेक्नोलॉजी है, माइक एक टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी है। कहाँ से आती है? टेक्नोलॉजी आती कहाँ से टेक है? हाँ, टेक्नोलॉजी साइंस से तो बिल्कुल नहीं आती। फिर कहाँ और से वो एलियन देके इसलिए जाते हैं? हाँ, तो वो सर इसलिए कि आपको अगर पता साइंस से है हेलो हाँ, एवरीबॉडी, आई अगर एम रियली साइंस से सॉरी मैं आपको टेक्नोलॉजी टोक आ रहा हूँ रही सर। होती, सर एक मिनट बस एक एक मिनट, सेंटेंस कंप्लीट कर लेता हूँ। आपको अगर टेक्नोलॉजी की साइंस से डेफिनेशन मालूम है सर? एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज। टेक्नोलॉजी का बेसिक डेफिनेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन। साइंस का इस्तेमाल करके ह्यूमन लाइफ को बेटर करने को ही टेक्नोलॉजी बोलते हैं सर। तो वो साइंस को लगा के आज तक कोई भी आईआईटी का बच्चा या कहीं का बच्चा, उसने कौन सी सर अगर टेक्नोलॉजी किसी बनाई है? बच्चे ने आईआईटी में, अगर उस बच्चे ने इलेक्ट्रॉनिक्स रखा होगा, माइक्रोचिप प्रोसेसिंग रखा होगा, तो वो बना लेगा, असेंबल कर लेगा फोन, डोंट वरी अबाउट इट। हालांकि इस वीडियो के ऊपर मैं वॉइस ओवर नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इसने ऐसी बात बोल दी, मुझे वॉइस ओवर करने पे मजबूर कर दिया। मतलब 2 सेकंड पहले ही मैंने बोला है बिना असेंबल करे बना के दिखाना है, बिना असेंबल करे, और ये बोल रहा है कि असेंबल करके बना देगा। तो ये मतलब अपने कान के ढक्कन को बंद कर लेते हैं जब सामने वाला कुछ बोल रहा होता है। जी सर अभी आपने थोड़ी देर पहले कुछ पॉइंट्स उठाए थे कि नई साइंस में जो नई डिस्कवरीज आती हैं, थ्योरीज एंड ऑल दैट, तो आपको अर्पित सर ने तो काफ़ी डिटेल में बताया कि थ्योरीज का मतलब साइंस की लैंग्वेज में क्या है और आम लैंग्वेज में क्या है। आपने ये बोला ना कि अगर पहले थ्योरी सही होती तो उसके बाद नई थ्योरी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नई थ्योरी बनाने की ज़रूरत पड़ी है, इससे पता लगता है कि पहले वाली थ्योरी गलत थी। साइंस में सर एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं हम लोग, ऑल थ्योरीज आर फॉल्स, सम थ्योरीज आर यूजफुल। मुझे तो नहीं लगता कि एनीथिंग विच इज फॉल्स दैट कैन बी यूजफुल। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ सकता हूँ सर?
हाँ, पहले आपको वो मतलब मोहर लगवानी है ना, जो ठप्पा होता है, नहीं नहीं जो नहीं मतलब नहीं 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 ये नहीं होता है नहीं कि नहीं भैया नहीं नहीं सर, नहीं नहीं हमारा नहीं, वैज्ञानिक है, आई कहाँ से एम पढ़ा है, एक्सट्रीमली, कि वहाँ पर सर बैठा हुआ है, तो सर कोई सर मुँह सर पे एक कुछ भी बोलेगा वो सब मिनट झूठ है। सुने तो सर एक मिनट सुने। आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरे से कम एजुकेटेड हो, मैं उस सेंस में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आपको एक कॉन्सेप्ट बताना है, उसके लिए मैं ये पूछ रहा हूँ सर। मतलब आपको स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स पता है ना क्या होते हैं? पहली बात तो ये है कि इसमें आपने इतने सारे स्टेटमेंट बोल दिए हैं, उनको अगर सर डिबंक एक करने छोटे चले से जाएँगे क्वेश्चन तो का 15-20 आंसर, मिनट लग जाएँगे। सर एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दे दो। आपको मालूम है ना स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है? हाँ, मालूम है, आगे बताइए। सर किसी भी नंबर का स्क्वायर उसके नंबर से, या किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट उससे छोटा ही होगा ना, उससे बड़ा नहीं ना हो सकता, राइट? पर अगर आप 0.64 का स्क्वायर रूट करते हैं वो 0.8 आता है, विच इज बिगर देन 0.64, राइट? तो आप ये नहीं कह सकते कि समथिंग जो हमें इंट्यूटिवली गलत लगती है वो सही हो या उसकी यूजफुलनेस नहीं हो। अब इसके बेसिस पे आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया, क्योंकि एक नंबर का स्क्वायर रूट उससे छोटा उससे बड़ा कैसे हो सकता है? ये जो एक एनालॉजी को दूसरे एनालॉजी से, दूसरी गलत एनालॉजी से कंपेयर करने का सिस्टम है ना, इसका कोई लेना-देना नहीं है। मतलब दूसरे एनालॉजी लाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब पहली चीज़ पे बात हो रही है, आपने जो स्टेटमेंट बोला उससे स्टेटमेंट पे ही बात करिए ना आप। दूसरी एनालॉजी को बीच में लाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि एनालॉजी अपने आप में ही जो लाते हैं ना हम कंपेयर करने के लिए, उसका कोई मतलब नहीं है। तो जो आपने बोला सुनिए कि सुनिए सर, आप पिछले सुनिए, आप 1 घंटे से टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पर, तो बाकी लोगों को भी मौका मिलना चाहिए ना। सर एक ठीक है। छोटा-सा, मैं अगर इनसे जाते-जाते हाँ, 2 मैं 1 मिनट अगर रुक 2 जाइए। बातें। 1 मिनट बस रुक जाइए। बस साइंस वर्ड ने जो बोला कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि आप मतलब आपने जितने भी अभी तक लाइव स्ट्रीम में आप गए हैं, तो ज़रूरी आपने टाइम पास करा होगा और करा है, मतलब ये फैक्ट है। बल्कि आज आपको कुछ ऐसी नई चीज़ें शायद जानकारी मिली होगी, तो ये आपका आपने जितने भी यूटिलाइज़मेंट ऑफ टाइम हुआ क्वेश्चंस है। पूछे थे उन सब, रुकिए 1 मिनट, आपने जितने भी क्वेश्चंस पूछे थे उनके सारे के आंसर अर्पित सर ने दे दिए हैं, फिर भी आप बात ही नहीं समझ रहे, जलेबी की तरह एक ही बात को घुमा रहे हैं आप बार बार। आंसर देने से कुछ नहीं होता है, सही आंसर देने से होता है। अब जो आपने बोला था कि पहले की थ्योरी अगर रिजेक्ट होके नहीं आती, वो रिजेक्ट तो पहली बात नहीं होती है, उसके अंदर नई चीज़ रेक्टिफाई करके ऐड की जाती है। द पॉइंट रिमेन्स कि अगर पहले की किसी चीज़ को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि पहले की चीज़ में कोई कमी थी। हमारे पास टूल्स नहीं थे टू अंडरस्टैंड कि जो हमें हमें क्या नहीं पता, हमें वो जानने का टूल ही नहीं था हमारे पास। आपने बिल्कुल सही बोला कि जो टूल्स थे, पहले हमारे पास टूल्स नहीं थे, तो हम कुछ भी थ्योरी दे देते थे। लेकिन जब टाइम बीतता गया और हमारे पास टूल्स आए, तो जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट ने जो थ्योरी दी थी, वो बाद में पता लगा कि ये तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड था। सर मैं 1 मिनट उसका फिर अगर से मैं आपको टोकूँगा, एग्ज़ाम्पल ये देता हूँ, सो अब कॉल्ड सुन लीजिए आप, साइंटिस्ट क्या 1 होता है? मिनट। सर नहीं, 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 नहीं। अब मैं नहीं, नहीं, आपको आप ऐसे सुन बिना लीजिए बात के पूरी एड बात। मैंने होमिनम आपको नहीं पूरा करने सुना दूँगा था। ना सर। मैंने सर आपको मैं पूरा आपको बिना सुना बात था, के अब एड मेरा बोले होमिनम कंप्लीट अटैक्स तो नहीं करने करने दीजिए। दूँगा। मैं हाँ, आपसे तो इतनी देर से इज़्ज़त अरे! से रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ। सो कॉल्ड साइंटिस्ट क्या होता है? या तो बी तो मेरी डेलिब्रेट पूरी अबाउट इट, बात टेल तो मी कि कंप्लीट किसकी करने बात कर रहे हो? दीजिए। मैंने आपको तो पूरी प्लीज़ बात बी कंप्लीट पोलाइट करने सर, का मौका दिया था प्लीज़ ना। बी पोलाइट सर, अब मेरा प्लीज़ बी ठीक है, पोलाइट कि ठीक है। सो कॉल्ड साइंटिस्ट क्या ओके, होता है? ठीक है, ठीक है, आ, ठीक है। आप अपनी मैं आपको एजुकेशन एग्ज़ाम्पल दे क्वालिफिकेशन रहा हूँ ना, बता नहीं रहे हैं। आप तो मैं अपनी आपको एजुकेशन एग्ज़ाम्पल देता क्वालिफिकेशन रहूँ ना, बता नहीं रहे हैं। वो लोग जो जो मैंने एक्चुअली में क्लेम अपना मथा मार के जो अपनी लाइफ पूरी की पूरी एक किसी फील्ड में खपा रहे हैं अपनी लाइफ, आप उनको सो कॉल्ड साइंटिस्ट बोल रहे हैं, दैट इज डिसरिस्पेक्टफुल सर। एटलीस्ट बी रिस्पेक्टफुल, तो उसके उसका बाद अपना एग्ज़ाम्पल पॉइंट रखिए ना उस सर। तो उसको प्रूव करने के लिए मैं उन्हें सो कॉल्ड साइंटिस्ट क्यों बोल रहा हूँ, उसको वैलिडेट करने के लिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे तो रहा हूँ, आप सुनिए तो सही। जी सर। हाँ, तो मैंने आपसे ये बोला कि जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट कुछ भी बोल रहे थे और जैसे ही टाइम बीतता गया और हमारे पास टूल्स आए, तो हमें पता लगा कि ये सो कॉल्ड साइंटिस्ट जो बोल रहे थे, ये एक फ्रॉड था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, हमारी विज्ञान की किताबों के अंदर बच्चों को स्कूल के अंदर ये पढ़ाया जाता है, पृथ्वी पृथ्वी एक ग्लोब है और उसका आफ्टर इफ़ेक्ट ये है कि जब शिप हमसे दूर जा रहा होता है, तो वो कर्वेचर में छुप जाता है। ये एक एज़ अ हम्म, फैक्ट हमें बताया गया था किताबों के अंदर, ठीक है? जी। लेकिन उस टाइम पे जब ये फैक्ट सो कॉल्ड साइंटिस्ट ने बोला था, तो हमारे पास कैमरा मौजूद नहीं थे। लेकिन होता क्या है कि जब टाइम के साथ हमारे पास जब कैमरा का आता है, कैमरा वाली टेक्नोलॉजी आती है और उसके बाद जो शिप सो कॉल्ड कर्वेचर में यानी कि पृथ्वी के मुड़ाव में छुप चुका था, उसको हम कैमरा से ज़ूम करके देखते हैं, तो पता लगता है वो तो दोबारा से उसको सर फ़ोकस में आ जाता स्फेरिकल है। एबरेशन बोलते हैं सर, उसको स्फेरिकल एबरेशन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन का एक फिनोमेना है ये हमें क्लास 10th 11th में फिजिक्स में पढ़ाया जाता है सर। स्फेरिकल एबरेशंस, क्रोमेटिक एबरेशंस, रिफ्रैक्शन, टीआईआर। हाँ, मतलब एक आई और मीन, नई कहानी नहीं फँसा ये दो तो कहानी रिफ्रैक्शन नहीं है में। ना सर। सर आपने फाइबर ऑप्टिक्स का नाम सुना है?
फाइबर ऑप्टिक्स का लाने से इसमें क्या मतलब है? वही स्फेरिकल तो बोल रहा एब्रेशन हूँ, क्या यही होती तो है आपको आपका मालूम है सर? तरीका है सर कि काइंडली कुछ भी एक्सप्लेन नया स्फेरिकल शब्द एब्रेशन उठा क्या के होती बोल है? दो, तो उससे क्या प्रूव जी करना सर। चाहते हैं आप? नहीं, आपने ये बोला कि जब शिप दूर जाता है तो वो कैमरे से ज़ूम करके दिखता है। सर लाइट जो है वो ड्यू टू ह्यूज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बेंड होती है, उसको स्फेरिकल एब्रेशन बोलते हैं, ड्यू टू डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ मीडियम्स। आप मुझे ये बताइए कि वो जी सर। रिफ्रैक्शन की वजह से वो चीज़ हुँ। जो शिप था, आप ये बोल रहे हैं कि वो जो शिप है वो रिफ्रैक्शन की वजह से हमें दिख रहा है ना? नहीं लो सर, देख लो, शिप स्फेरिकल शिप देख लो, एब्रेशन की वजह से निकल रहा हूँ। शिप दिख रहा है? हाँ, अभी दिख ये रहा है। जूम करेगा, देखो, ठीक है? ठीक है? ओके जी? हाँ। ओके रिपोर्ट है ना? और कुछ तो नहीं कहना? हाँ, तो इससे मतलब क्या प्रूव करना चाहते हैं आप? अभी सर आप जो कह इसमें रहे थे कि पानी के जब ऊपर आपको वेव जैसा थोड़ा हवा हिलती हुई दिख रही है ना, वो स्फेरिकल एब्रेशंस की वजह से हो रही है। एक मिनट उसी डॉक्टर वजह से हमें स्फेरिकल शिप दिख रहा एब्रेशन, है। एक मिनट नहीं, एक नहीं, मिनट मैं डॉक्टर इसमें मतलब इनको अब इनको अर्पित द्विवेदी इनको जी को बोलने दीजिए। इनको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि ये जो हमने अभी बात कही थी ना कि उसका जो बेस है शिप का, वो धीरे-धीरे जैसे-जैसे आगे जाता है, वो नीचे कर्वेचर में हाइड होता जाता है। वो बिल्कुल यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है और ये कैमरे से ज़ूम करके ली हुई पिक्चर है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आँखों से देखा जा रहा है। अभी देखो यहाँ पर ये है ये, और ये ज़ूम करेगा यहाँ से, ये ज़ूम करा, ये इतना दिख रहा है। अब ये देखो, ये ज़ूम करने के बाद ये आगे जाता जाएगा और ये जो है कर्वेचर में छिपता जा रहा है। और ये ऑब्जर्वेशन आप गए हो कभी, समुद्र के किनारे गए हो कभी, चाणक्य जी? हाँ, मैं समुद्र के किनारे गया हूँ, तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जब हम कैमरा से ज़ूम करते हैं, तो वो हमें शिप वापस से नहीं दिखता है। ये आपके कहने का नहीं दिख मतलब है। नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। मतलब लेकिन अच्छा सुन लीजिए, मतलब आप कह रहे हैं, हुँ। अर्पित द्विवेदी जी कह रहे हैं कि जब हम कैमरा से ज़ूम करते हैं, तो वो शिप हमें नहीं दिखता है। जबकि नहीं डॉक्टर दिखने वुल्फ का कह मेरा रहे हैं, मेरा भई दिखता है। मेरा अरे म सर हम भई दोनों ने अगर सेम उसका बात अगर की है। अगर उसका उसका कुछ पार्ट ऊपर है, वो तो दिखेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि आँखों से गायब हो गया और वो ज़ूम करने के बाद दिख जाएगा। हाँ, ऐसा ही होता है जित एग्ज़ैक्टली, ऐसा ही होता है जित एग्ज़ैक्टली। जि आँखों से जितना गायब हो पार्ट जाता उसका, है। अगर तो फिर तो ये है कि फिर अगर हमारी वो इतना छोटा हो गया है कि भई आँखों से नहीं परसीव हो पा रहा, तो दूरबीन से दिखेगा वो। लेकिन कहने हाँ, का मतलब तो ये है कि उसका जो शिप जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, उसका जो बेस है, वो नीचे-नीचे जाता है और उसके बाद एक टाइम के बाद वो मतलब काफ़ी हद तक, जहाँ तक भी हमारी आँखें देख पाएँ, वो नीचे चला जाता है और फिर वो गायब हो जाता है। अगर अर्थ फ्लैट है तो हमारा जहाँ तक भी वो जाए, उसका बेस क्यों नीचे छुपे? बेस नीचे नहीं छुपना चाहिए था उसका। बेस नीचे अगर छुप रहा है, दैट मीन्स कि वो कर्वेचर है, उसके पीछे वो जाकर वो बेस छुप रहा है उसका। तो मतलब डॉक्टर वुल्फ बोल रहे हैं कि दिखता है, और आप बोल रहे हैं कि नहीं दिखता है कैमरा से ज़ूम करने पर। कौन, सर डॉक्टर वुल्फ? मैंने और इन्होंने एग्जैक्टली सेम बात बोली है। ये कह वो रहे हैं सबने दिख सुन इसलिए लिया रहा है कि क्योंकि अलग-अलग वहां बात। पर सर अर्पित सर कह रहे हैं वो दिख रहा है ड्यू टू स्फेरिकल एब्रेशंस। मैंने कहा कि आंखों से नहीं दिखता। जब कोई कैमरा या कोई टूल यूज करके देखेंगे अर्पित उससे जी ने ये दिखेगा नहीं ड्यू बोला टू कि स्फेरिकल दिखता है ड्यू टू एब्रेशंस। स्फेरिकल। द पॉइंट इज ये इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा आपको अर्पित कि जी ने जैसे ये मैंने बोला आपको है एक कि वो नहीं सजेशन दिया दिखता ना। है, और आप बोल रहे अच्छा हैं ठीक दिखता है, है। मैं अर्पित जी के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, मुझे नॉलेज नहीं है, खुश। कभी भी आप जाओ, अगर समुद्र के किनारे आप जाते हो, ये ऑब्जर्वेशन आप खुद कर सकते हो आंखों से। ये जितना भी शिप आगे जाता जाता है, वो उसका जो तला है वो नीचे कर्वेचर में छिपता चला जाता है। ये मैं तो जितनी बार गया हूँ, मेरे को मौका मिला है, मैंने वो की ऑब्जर्वेशन, और ये सही है। तो अगर अर्पित द्विवेदी जी अगर ऐसा होता, तो फिर जब वो कर्वेचर में पूरा ऑब्जेक्ट जा चुका है, यानी कि शिप हमारा पूरा जा चुका है, कर्वेचर के अंदर छुप चुका है, तो फिर वो हम्म। कैमरा से ज़ूम करने पर क्यों दिख जाता है? और ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। अगर चीजें बहुत छोटी हो जाएंगी ना, तो वो आंखों से भाई नहीं आती देखने में। इसीलिए तो हम जो है बाइनोकुलर यूज करते हैं, कि भाई जो चीज इतनी दूर है कि हमारी आंखों से नहीं दिख रही, वो बाइनोकुलर से दिख जाए, तो इसमें कौन सा मैजिक हो गया? तो मतलब अब आप ये कहना चाहते हैं, पहले आप ये कह रहे थे कि वो चीज़ कर्वेचर में छुप चुकी थी। अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अच्छा कर्वेचर में नहीं छुपी थी, वो सिर्फ़ हमारी आँखों से इतनी अरे अभी ये देख रहे हो, इसका जो तला है, तले से समझते हो ना आप, इसका जो बेस है, बेस दिख रहा है आपको पानी के ऊपर? हाँ, दिख रहा है। दिख रहा है ना? अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, इसका बेस छुपता चला जाएगा पानी के पीछे। कहने का मतलब वो है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, बेस इसका देखो बिल्कुल दिखना बंद हो गया, पानी के पीछे छुप चुका है। अब केवल हमें ऊपर ऊपर का जो उसकी वो है
तो ये कर्वेचर की वजह से नहीं छुप रहा है, ये लॉ ऑफ पर्सपेक्टिव की वजह से छुप रहा है। लॉ ऑफ पर्सपेक्टिव ये कौन सा लॉ है भाई? सर ये फ्लैट अर्थर कम्युनिटी में बड़ा फेमस है। सर आप लॉ एक ऑफ बात सुनिए, पर्सपेक्टिव। आप नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करिएगा सर, थोड़ा रिसर्च और करें विद दिस माइंडसेट कि शायद आप गलत हो सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आप ज्वाइन करें सर। हाँ, इससे चलिए ज़्यादा ठीक देर है, आप चाणक्य मुझे जी ऑलरेडी काफ़ी टाइम दे दिया है, और हाँ। बाकी कॉलर्स भी वेट कर रहे हैं। इससे ज़्यादा देर आप मुझे रखेंगे तो आपकी जनता को भी पता लग जाएगा कि अर्थ फ्लैट है, तो ये आपकी मजबूरी में समझ सकता हूँ। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि पृथ्वी गोल है? क्या आप भी अंतरिक्ष में तैरते हुए एस्ट्रोनॉट्स को देखकर रोमांचित महसूस करते हैं? क्या आपको भी ऐसा बताया गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है? और क्या आपने भी ऐसा सुना है कि हम चांद पर कदम रख चुके हैं? क्या हो अगर मैं बोलूं कि ये सब एक झूठ था, और शायद इस सदी का सबसे बड़ा झूठ। लेकिन आखिर ये झूठ हमसे क्यों बोला गया, और कौन है वो लोग जिन्होंने ऐसा किया? अगर पृथ्वी गोल नहीं है तो कैसी है, और फिर उन तमाम वैज्ञानिक सिद्धांतों का क्या? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए चाणक्य तिवारी जी की इस विषय पर लिखी गई भारत की पहली पुस्तक चपटू गोला। चपटू गोला ई बुक को ऑर्डर करने के लिए 9368138638 पर व्हाट्सएप कीजिए।